नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी कहानी है जिसका शीर्षक है बर्दाश्त। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज से 50-60 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी आज के ज़माने की कहानी नहीं है। बर्दाश्त। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतजार में। सासू माँ ने आवाज़ लगाई। भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं किया क्या आपने? ननद अपने कमरे से चिल्लाई। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर ने शिकायत की। मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पति ने भी अपने कमरे से आवाज लगाई दी। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज सुनकर स्नेहा रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसकर तेजी तेजी से हाथ चलाने लगी। वह बेटी पीहू का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसे बस स्टॉप छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय और बिस्किट। दीदी, आपका सूट तो प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया, आज जरा देर से उठी थी ना, सादा पराठा और दही अचार खा लीजिए। और सौरभ जी, बटन मैं बाद में लगा दूंगी, अभी मुझे पीहू को छोड़ने जाना है बस स्टॉप पर। अभी आप अलमारी से दूसरी शर्ट लेकर पहन लीजिए ना। कहते हुए स्नेहा स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख कर पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकल गई। स्नेहा पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं कि वो पूरा कर देती थी। सास, देवर, ननद, ये सब घर के सारे सदस्य इतना सब करने पर भी स्नेहा से कभी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ में आया कि वो सबके लिए घर में कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर तो है नहीं। धीरे धीरे उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़कर अपने बारे में भी सोचने लगी थी। सबसे प्यार करने के साथ साथ वह खुद से भी प्यार करने लगी। सबके काम समय पे करने के साथ साथ वह खुद को भी समय देने लगी थी। जहाँ पहले दिन भर वह घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ भी कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसे हवा के रफ्तार से आती है और तूफान मेल बनकर चली जाती है। ना किसी की सुनती है और ना ही किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास विमला जी अपनी ननद अनीता से बोली। अनीता जी 2 दिन पहले ही अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती है। ननद ने भी अपना जुमला कस दिया। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं हुआ उनसे। देवर गौरव ने भी अपनी शिकायत दोहरा दी। पहले तो हमारी फरमाइशों पर सब कुछ बना दिया करती थी भाभी, मगर अब तो क्या, घर में घास फूस जैसा खाना मिलता है, जो मिले वही खाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाभी आखिर घर में रहकर करती क्या है। पति सौरभ भी भुनभुनाया। पहले तो मेरा सामान एक एक चीज हाथ में उठा के देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। पत्नी ऐसी होती है क्या भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। शाम होते होते दुनिया भर के दर्द जाग जाते हैं मैडम के अंदर। कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है जैसे घर में नहीं, जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी, हवाई जहाज। कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। सब लोग इतनी जोर जोर से बोलकर अपनी शिकायतें कर रहे थे बुआ के पास कि दरवाजे पर पहुंची हुई स्नेहा ने सब सुन लिया। वह एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान की थैली लिए तेज कदमों से रसोई की तरफ जाने लगी। जाते समय सोच रही थी, आज मैं खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। पीठ पीछे इतनी बुराई करने से आखिर हासिल क्या होगा आपको? आखिर मैं भी तो सुनो, कितनी मटर गश्ती करके लौटी हूं मैं। मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार उसे हमेशा ही रोक लिया करते थे। बेटी, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय तो लगता ही है। अरे मगर कितना समय है, यह सवाल हमेशा उसके जहन में रहता। उसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सभी लोग अपने अपने काम से इधर उधर छिटक गए। आखिर उनका तो ये रोज का ही नियम था। जब तक स्नेहा की बुराई न कर ले तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता है।
6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी तो वह सबके लिए बहुत समझदार और खुश मिजाज थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने के बाद में सौरभ बोला, क्यों न पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से भी अब सारे काम नहीं होते। तुम कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिम्मेदारियां तो घर में बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारी उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो करियर पर जैसे फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी, कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज ना लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननंद देवर के 2-4 काम कर दिए तो? और पति का काम तो पत्नी को ही देखना है। वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? सास की सेवा भी बहू का फर्ज ही होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई? हमने भी तो किया है कि नहीं? अब अनीता ने अपना मुंह खोला। वो इतनी देर से सब कुछ देख रही थी। बोली, भाभी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। स्नेहा कुछ गलत नहीं कह रही। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप तो रसोई में जाते नहीं क्योंकि आपसे होता नहीं। रीता खुद से अपना कोई काम नहीं करती। गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए। वो अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी तो 6 साल हो गए घर में। कब तक इन लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहेगी? कल को गौरव रीता की भी शादी होगी। ये भी तो शादी लायक हो ही गए अब। इन्हें तरीके से रहना सिखाओ। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाए। और सबके बीच में भाभी की बुराई करनी चाहिए क्या? और एक बात, आज जो ये अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं ना, कल को जब इनकी बारी आएगी, इनकी शादियां हो जाएंगी, तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं आएगा अभी। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, देख लेना तुम। मुझे तो पूरा यकीन है। और रीता, रीता को तो मैंने जो संस्कार दिए हैं, उसी से वो अपने ससुराल को स्वर्ग के जैसा सुखी बना देगी। उस घर को आनंदपूर्ण बना देगी। अपनी भाभी की बात सुनकर अनीता तो समझ गई कि ऐसी आइडियल लोग किसी की परेशानियों को आसानी से नहीं समझते। इन लोगों को उदाहरण देकर या फिर सबूत देकर समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव और रीता अपने अपने कमरों में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था और बुआ से बड़ा प्यार भी करते थे। इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर किया करते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों के लिए अपने हाथों से आम की लस्सी बनाई और गिलास लेके गौरव के कमरे में पहुंची। वहीं से रीता को भी आवाज लगा दी। फिर उनकी तरफ लस्सी के गिलास बढ़ाते हुए बोली, लो बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने खास बनाई है अपने हाथों से। वाह बुआ, अब तो सब जानती हो। क्या मस्त लस्सी है, पीकर मजा आ गया। दोनों ही बच्चों ने बुआ की खूब तारीफ कर दी। आखिर उनकी लाडली बुआ जो थी। भतीजा गौरव भी हंस रहा था। अच्छा गौरव, बेटा एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए आजकल लड़की ढूंढने में लगी है। मुझे भी बोल रही है अच्छी सी लड़की ढूंढना। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए बोला, क्या बात करते हो बुआ, भाभी जैसी? कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया है वो। ऐसी गुड़िया नहीं चाहिए मुझे। ऐसी गुड़िया जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, वो मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बेटा तुझे कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की ढूंढूं तेरे लिए? बुआ, मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होनी चाहिए। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे ही रेडी होकर जाए। साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन वो खुद ले सके ऐसी हो। किसी की गलत बात सुनकर चुप ना रहे, गलत होने पर उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। ये सब गुण होने चाहिए मेरी पत्नी में। मुझे वैसी चाहिए दुल्हन। तो फिर बेटा गौरव, ये तो सब हो गया, लेकिन घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या? अरे बुआ, तुम भी अजीब हो। घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा हुआ क्या है जो उन्हें सेवा की जरूरत है? सही जा रहे हो भैया।
रीता भी बीच में कूद पड़ी। मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी, एकदम घरेलू किस्म की गवार, जिसे हंसने से ज्यादा रोना ही आता रहता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठाका मारकर रीता की बात पर दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी तो एक लड़का ढूंढना है। मैं ही ढूंढूंगी अच्छा सा लड़का, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? अरे पागल समझा है क्या तुमने मुझे बुआ? रीता ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा। उनके जैसे अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे तो न हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया ना, उसने चुटकी बजाई हाथ से, बोली उसी दिन सूटकेस बांध कर मायके आकर बैठ जाऊंगी, साथ में अपने पति को भी ले आऊंगी, बहू बनूंगी घर में, किसी की जागीर नहीं बनूंगी, नौकरानी थोड़ी ना कि जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाए। मैं अपने मन की मालिक हूँ और वैसे ही रहूंगी। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूंगी, किसी के कहे पर तो कभी ना चलूंगी। पर बेटा रीता, लड़की को एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता तो होता नहीं, दोनों परिवारों को साथ मिलाकर, और बहू को तो अपने परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्या बुआ, आप कौन से जमाने की बात कर रही हो? मेरी शादी होगी लड़के से तो उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करूंगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी मैं, मस्त बढ़िया सुख शांति से रहूंगी। इतराते हुए रीता बोली। अच्छे विचार है बेटा तुम दोनों के। अच्छा लाओ, लस्सी हो गई, लाओ ये खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। कहते हुए बुआ उठ खड़ी हुई, फिर आगे बोली, तुम लोग आराम से अपने वीडियो गेम खेलो। कहते हुए बुआ कमरे से बाहर आ गई। तभी गौरव की आवाज आई। गौरव ने अपनी भाभी का आवाज लगाई। भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं बाजार से ले आऊंगा। रीता भी भाई के साथ साथ अपनी फरमाइश जोड़ के चलती बनी। और स्नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा, मैं अभी अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। स्नेहा ने जवाब दिया। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, उसकी तैयारी करवानी है मुझे टेस्ट की, इसलिए आज तो मेरे पास समय नहीं है। और रीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा ना, शायद मुझे समय नहीं मिल पाएगा। स्नेहा की बात सुनकर विमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना आ गया आजकल। अरे गौरव के दोस्त ही आ रहे हैं ना, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। रीता तुम्हारी ननंद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस तो नहीं जाओगी। सौरभ भी इस समय ऑफिस से घर आ गया था, वो भी उनकी बातें सुन रहा था। बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे तो कर दो। अपने पति की बात सुनकर स्नेहा ने बेबसी की नजरों से अनीता बुआ की तरफ देखा। अनीता बुआ बोली, अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या, अपना सारा का सारा काम स्नेहा पर ही उड़ेल देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है, कौन रखेगा उसके बच्चे का ख्याल? क्या वो सारा दिन तुम लोगों की गुलामी में ही करती रहे? और सौरभ, ये बच्चे बच्चे क्या लगा रखा है रे तूने? तेरे भाई बहन इतने छोटे बच्चे हैं क्या? बड़े हो गए हैं, 2-4 सालों में शादी हो जाएगी इन लोग की, अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद न उठानी चाहिए। सौरभ ने बुआ से कहा, अरे बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वो क्या गुलामी होती है? आखिर ये घर उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बुआ जी ने सौरभ की पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार तुम खुद भी तो हो। तुमने कभी उसे इज्जत दी ही नहीं, आखिर बर्दाश्त करने की भी तो एक हद होती है। घर वाले भी उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब उसने अपने लिए अपना कदम उठा लिया है। ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है, पति कदर करे तो ये कभी ना हो। अच्छा भाभी, तुम जो कह रही हो ना कि छोटी वाली बहू तुम्हारी खूब सेवा करेगी और तुम्हारी बिटिया रीता ससुराल में खूब अच्छे से संस्कारवान बहू बन के रहेगी,
चलो आज तुम्हारा ये वहम मिटा ही देती हूँ। और गौरव, तुम्हारा भी एक वहम है ना कि तुम अपनी पत्नी से तो इतना एक्सपेक्ट करते हो और कभी अपने भाई बहन और माँ को बिल्कुल भी गलत नहीं समझते। तुम्हारे इस वहम को भी मैं आज मिटाई देती हूँ। लो सुनो। बुआ की बात सुनकर ये चारों ही माँ, दोनों बेटे और बेटी, वो सब आश्चर्य से बुआ की तरफ देखने लगे। बुआ ने कहा, लो सुनो। ये कहते हुए बुआ जी ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। उनके गौरव और रीता के बीच के हुए सारी बातें सबके सामने आ गई। टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों भाई बहनों के तो होश ही उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर अनीता बोली, भाभी, आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि वह पूरे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा ले, मगर क्या आप जानती है आपका छोटा बेटा और बेटी कितने उच्च विचार रखते हैं। गौरव शादी करेगा तो अपने लिए पत्नी लाएगा। रीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो, कौन अच्छा है कौन बुरा। ये भी सोचो कि तुम्हारी बहू स्नेहा, जो 6 साल से तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही है, वो कैसी है बताओ। वो गलत है या तुम लोग। अब सभी के चेहरे देखने के लायक थे। किसी के पास में कहने को कुछ था ही नहीं। तब जाकर सौरभ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, स्नेहा, तुम्हारा गुनहगार तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही पति होकर तुम्हारा मान सम्मान नहीं किया। फिर मेरे छोटी भाई बहन कैसे करते। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी तक दांव पर लगा दी, आज वही तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझकर काम निकालते हैं अपना, तुम पर हुक्म चलाते। मुझे बड़ा होने के नाते और माँ को भी इन दोनों को समझाना चाहिए था कि भाभी तो समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। अब से गौरव और रीता अपना सारा काम खुद किया करेंगे। साथ में स्नेहा, ये लोग तुम्हारा हाथ भी बटाएंगे। बाजार के काम, कुछ सौदा सिर्फ लाना हो, चक्की वक्की देखना हो तो गौरव करेगा। और किचन में तुम्हारा हाथ अब रीता भी बटाया करेगी। आखिर उसे भी ससुराल जाना है ना, कुछ अच्छे संस्कार उसे भी तुम सिखा दो। और साथ साथ स्नेहा, अब तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करो। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की है। हम पूरा सहयोग करेंगे तुमको। पति और बुआ की बातें सुनती सुनती स्नेहा की आंखों से आंसुओं की धार लगी थी। वह अपनी बुआ सास और पति की तरफ धन्यवाद भरी नजरों से देख रही थी और फिर उसने धीरे से लजाते हुए अपनी बुआ जी के पांव भी छू लिए। बुआ जी ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी हुई कहानी बर्दाश्त। कहानी पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।